हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी स्टडीज़ को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। तो अभी आप सब सीए फाउंडेशन की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। मेरे साथ आप लोगों का आज पहला लेक्चर है, तो मैं पहले अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ आप लोगों को। हेलो, आई एम सी एस नेहा गर्ग एंड आई विल बी टेकिंग योर बीसीके क्लासेस फ्रॉम नाउ। तो बीसीके क्लासेस में आपके लेने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आप बीसीके से अवेयर हैं या नहीं, बीसीके क्या है। तो बच्चों, बीसीके जो है आपका पेपर नंबर 4 के अंदर आने वाला है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के साथ। तो बीसीके का जो पोर्शन है आपका वो 40 मार्क्स का रहने वाला है। 40 मार्क्स यानी कि आज से आपके 40 मार्क्स की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। तो मैं बता दूं आपको, ये जो 40 मार्क्स का सिलेबस है इसमें 40 में से 40 कवर करना बहुत ईजी है। यानी कि आप लोग 40 मार्क्स आउट ऑफ 40 कवर कर सकते हैं। ईजी क्यों है सर? ईजी इसीलिए है क्योंकि जो आपका बीसीके है वो कैसे फॉर्मेट में आने वाला है, वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आने वाला है। एमसीक्यू यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक टिक करना है। अगर आपने सही स्टडी की हुई है और आपने सही ऑप्शन टिक किया तो जी कोई भी इंसान आपके उस ऑप्शन को गलत नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपने पढ़ाई की है, आपने अच्छे से तैयारी की है, तो ये 40 मार्क्स आप कंप्लीटली क्या कर सकते हो, आप ये 40 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। इसे कोई भी नहीं बदल सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं अपने 40 मार्क्स की आज से। पहले तो ये देखते हैं कि बीसीके है क्या। बीसीके एंड इंट्रोडक्शन। तो बीसीके सर हमारा 3 वर्ड से मिलके बना है, बी सी एंड के। बी बोले तो बिजनेस, सी बोले तो कमर्शियल, के बोले तो नॉलेज। यानी कि बिजनेस कमर्शियल नॉलेज 3 वर्ड से मिलके बना है। अब इन तीनों वर्ड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी तो बीसीके समझेंगे कि क्या होता है बीसीके। बी बिजनेस। बिजनेस क्या होता है सर? अब हम सब कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बिजनेस हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिजनेस क्या मतलब? बिजनेस बोले तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान को एक्सचेंज करना, किसके साथ? समथिंग वैल्यूएबल इन रिटर्न। यानी कि आपने अपना सामान बेचा, बदले में आपको पैसा चाहिए। मैंने यहाँ पे मनी क्यों नहीं लिखा, समथिंग वैल्यूएबल इन रिटर्न क्यों नहीं लिखा? अगर मैं यहाँ मनी लिख देती तो ये टर्म बड़ी कन्फाइंड सी हो जाती। यानी कि सिर्फ पैसे के बदले ही आपने एक्सचेंज किया, वो ही बिजनेस है और कोई बिजनेस नहीं है। सर अगर हम अपने पुराने टाइम में चले तो वहाँ बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब जो आपके पास सामान है आप दूसरे को दे दो, अगर आपको उससे कोई सामान चाहिए तो। यानी कि आप अपने सामान का एक्सचेंज कर कर भी बिजनेस कर सकते थे। आज के टाइम में भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे कर रहे हों कि आपस में बार्टर सिस्टम का यूज कर रहे हो। तो क्या वो टर्म एक्टिविटीज जो हम बिजनेस में कवर नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो टर्म लिखी है वो है समथिंग वैल्यूएबल इन रिटर्न। यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज आर व्हाट, जो ऐसी एक्टिविटीज है जिसके बदले में आपको कुछ भी वैल्यूएबल अमाउंट मिलने वाला है। तो चलो जी, बिजनेस तो यहाँ कवर हो गया। फिर कमर्शियल क्या? अगर कमर्शियल लैंग्वेज एक लेमैन आदमी से पूछा जाए तो लेमैन क्या बोलेगा? कमर्शियल भी यही है, बिजनेस करना। लेकिन हम लोग लेमैन नहीं है, हम लोग क्या है, हम लोग सीए बनने वाले हैं, सीए कर रहे हैं हम लोग। तो हमें पता होना चाहिए डिफरेंस, व्हाट इज कमर्शियल एंड व्हाट इज बिजनेस। तो कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर सर ना सिर्फ आपका बिजनेस एक्टिविटीज इंक्लूड होती है, बट और क्या इंक्लूड होता है? ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर अलाइड टू अ बिजनेस एक्टिविटीज। अब ये क्या होती हैं अलाइड एक्टिविटीज? एनीवन नो? आई होप आप सब इंटेलिजेंट है और आप सब ने मुझे आंसर कर दिया है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बच्चे का आंसर एज्यूम करके बता रही हूँ आपको। बिजनेस एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल सर मुझे वॉशिंग मशीन परचेज करनी है, मैं एक शॉप पे चली गई वॉशिंग मशीन परचेज करने के लिए। सामने वाले भाई साहब ने मुझे वॉशिंग मशीन सेल कर दी, मैंने बदले में उनको पैसे दे दिए। अगर इतना ही ट्रांजेक्शन करके मैं घर आ जाऊं तो ये क्या है? ये कंप्लीटली बिजनेस एक्टिविटी है। यानी कि मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी, पैसे दिए, कब काम खत्म, बिजनेस एक्टिविटी करके मैं आ गई। लेकिन वो दुकानदार भाई साहब क्या बोलते हैं? बोलते हैं मैडम ये जो मशीन है हम आपके घर इंस्टॉल करवा कर आएंगे, आपको एक डेमो लेक्चर दिया जाएगा, इसके बाद 2-3 साल तक अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप बेझिझक हमें कॉल कीजिएगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसे ठीक करके आएंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई साहब का नेचर। मैंने कहा अरे वाह आप तो बहुत अच्छे हैं, तो यानी कि मैं अगली बार भी आपके पास आऊंगी। तो यानी कि आज के टाइम पे कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए, कंपटीशन अपने कॉम्पिटिटर से जीतने के लिए हम कुछ अलाइड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फीडबैक लेते हैं कस्टमर्स का, उनकी प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हैं। ये सारी की सारी एक्टिविटीज क्या है आपकी? कमर्शियल एक्टिविटीज। कमर्शियल क्यों है? क्योंकि किसी दूसरे का ध्यान रख के आप कोई भला तो कर नहीं रहे, आप कोई सोसाइटी सोशल वेलफेयर तो कर नहीं रहे, है तो आपके बिजनेस से रिलेटेड ना। इसीलिए ये सब एक्टिविटीज क्या है आपकी? बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर ही आपका कवर होगा। तो क्लियर है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल। अब इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज के, नॉलेज। जो आज का हमारा लेक्चर है वो के ऊपर चलने वाला है, यानी कि नॉलेज के ऊपर चलने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉलेज में हम ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ाना तो हमें बिजनेस और कमर्शियल के बारे में चाहिए। सर यहाँ पर के अंदर ही सबसे बड़ी बात छिपी हुई है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज। अब बिजनेस एंड कमर्शियल की नॉलेज हम कैसे लेंगे, आइए देखते हैं। के
बीसीके के अंदर हमारे पास 3 चीजें आएंगी। फर्स्ट वन इज डोमेन, सेकंड वन इज ह्यूमन एक्टिविटीज एंड थर्ड वन इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बीसीके यानी कि बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज तीनों को ही डिवाइड किया गया है इन 3 सब कैटेगरीज के अंदर, डोमेन, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक्टिविटीज को फर्दर 2 में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसको हम पढ़ेंगे अभी लेटर अपने वीडियो के अंदर। लेकिन फर्स्ट मैंने आपको क्या बोला था, अभी हम के से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर के कहीं दिख रहा है हमें? बिल्कुल दिख रहा है सर। कहाँ है के? के इज दैट डोमेन। फर्स्ट वर्ड इज डोमेन। डोमेन क्या है? अगर हम आपसे बात करें तो डोमेन है नॉलेज का गोला। डोमेन का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसे बोला जाता है स्फीयर ऑफ नॉलेज, यानी कि एक ऐसा पेज, एक ऐसा गोला जिसके अंदर हर चीजों की नॉलेज भर दी जाती है। यानी कि बिजनेस और कॉमर्स की जो भी नॉलेज है वो हमें उसके डोमेन से मिलने वाली है। जब डोमेन से हमें नॉलेज मिलने वाली है तो आइए पढ़ते हैं डोमेन क्या है। तो यानी कि डोमेन बड़े काम की चीज है हमारे लिए। तो देखते हैं डोमेन क्या है। फर्स्ट लाइन पढ़िए आप सर। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी डिफाइंस द टर्म डोमेन एज स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब स्फीयर ऑफ नॉलेज तो है, अब इसमें कैसी नॉलेज भरी हुई है, यानी कि बीसीके के बारे में क्या बताता है। तो ये डोमेन हमें बताता है सर बीसीके जो है वो वास्ट है। वास्ट मतलब, वास्ट बोले तो कि ये काफी बड़ी है, काफी फैली हुई है, इसको एक टर्म में इंक्लूड करना बहुत मुश्किल है। कैसे वास्ट है जी? अगर हम बात करें बिजनेस एक्टिविटीज की, तो बिजनेस एक्टिविटीज भी कई तरीके से होता है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक बिजनेस कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। चलिए जी, इंटरनेशनल पे ना जाके अगर हम डोमेस्टिक पे ही आ जाते हैं। डोमेस्टिक के अंदर भी फिर आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आप रिटेलिंग कर सकते हैं, आप होलसेलिंग कर सकते हैं। चलो जी, हम रिटेलिंग की बात करते हैं, रिटेल ट्रेड की बात करते हैं। अब रिटेल ट्रेड कैसे कर सकते हैं? आप एक दुकान खोल के बैठ गए, दुकान पे सामान बेच रहे हो, रिटेल कर रहे हो, ठीक है जी। आपने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक अपना मॉल खोला, रिटेल कर रहे हो, बिल्कुल रिटेल कर रहे हैं जी। आप अपना सेल्समैनिंग करने निकल गए, अपने बैग में सामान डाला और घर पे डोर टू डोर सर्विसेज देने के लिए निकल गए, यानी कि आप डायरेक्टली अपने कस्टमर से मिलने लगे। क्या कर रहे हो आप? रिटेल ही कर रहे हो। चलो जी, आपके घर मोहल्ले के आसपास नीचे कोई दुकान होगी छोटी मोटी, वो क्या करते हैं? वो भी रिटेल करते हैं। चलो जी, अब आपसे मैं पूछती हूँ एज अ कस्टमर, आप जब एक कस्टमर हैं, अगर डोर पे कोई डोरबेल बजा के सामान बेचता है तो हमारा रवैया क्या होता है? हम लेते हैं उससे सामान? नहीं लेते, नहीं लेते जी, भगा देते हैं। चलो भैया जाओ, कभी आना फिर कभी। तो उसमें क्या होता है, हमारा हर एक के साथ एक्सपीरियंसेस अलग होता है। जब हमने सेल्समैन आया तो वो डिस्टर्ब कर रहा था, क्यों? क्योंकि हमें उस टाइम वो सामान चाहिए ही नहीं था जिस टाइम वो लेने आया। जब हमें कोई सामान चाहिए होता है तो हम आसपास की शॉप ढूंढते हैं, वहां पर लेने जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है हमें जो प्रोडक्ट चाहिए, जो ब्रांड हमें चाहिए वो नहीं मिलता, हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। आसपास की शॉप है, कौन दूर जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम मार्केट में पहुंच गए हैं जी तो हम अपने ब्रांड स्पेसिफिक हो जाते हैं। वहीं पे अगर हम ऑनलाइन स्टोर देख रहे हैं तो हम इतनी सारी चीजें देखते हैं, उसके अंदर एक चीज लेने से पहले हम 10 चीजों के साथ कंपेयर करते हैं। यानी कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जब आप अलग अलग जगहों पर शॉपिंग करते हैं तो आपके एक्सपीरियंस कैसे रहते हैं? सिमिलर या डिफरेंट? डिफरेंट रहते हैं सर। डिफरेंट रहते हैं तो क्या बीसीके को एक टर्म में समझना पॉसिबल है? नहीं। अगर आप दुकान वाले से परचेज कर रहे हो सकता है वो सामान जो आपको कम रेट में भी दे दे। आप बल्क में सामान परचेज कर रहे हो, आपको और कम में मिल जाए। वहीं वो सामान आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ले लो, आपको सर बैग भी फ्री नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एक्स्ट्रा सर्विसेज वो दे रहे हैं। यानी कि बीसीके को समझने के लिए हमें उनके फॉर्मेट को समझना जरूरी है। ऑनलाइन वाले अपने को डिस्काउंट दे देते हैं, क्यों? क्योंकि उन लोगों के और अदर जो फिजिकल खर्चे होते हैं वो बच जाती हैं। तो इस वजह से हमें कहाँ पर क्या कॉस्टिंग चल रही है, क्या प्रेजेंटेशन है, क्या कुछ है, तो इन सब चीज़ों से मिलाकर ही एक बिजनेस एक्टिविटी की प्राइसिंग को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बीसीके जो है, यहाँ से हम कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बीसीके क्या है? एक वास्ट एक्टिविटी है, एक वास्ट टर्म है। चलो जी, फर्स्ट तो हो गया बीसीके वास्ट है। उसके बाद क्या बोलता है? बीसीके जो है इक्लेक्टिक है। इक्लेक्टिक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब इसका कोई एक डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन क्या बोले तो? डिसिप्लिन बोले तो एक ऐसा एरिया, एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसा सब्जेक्ट जहां से इसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं। यानी कि बीसीके पढ़ने के लिए, बिजनेस पढ़ने के लिए हमारे पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है? मार्केटिंग हमें सिखाई जाती है, अकाउंटिंग सिखाया जाता है, हमें फाइनेंस सिखाया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमैनिटी सिखाई जाती है, लॉ सिखाए जाते हैं, इकोनॉमिक्स सिखाई जाती है, एथिक्स सिखाए जाते हैं। यानी कि बिजनेस सामान को खरीदने बेचने से कहीं ज्यादा है। हमारे पास एथिक्स होनी चाहिए, सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमें मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। जब दुकान खोलकर बैठ गए, कोई नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया लेकिन उसकी मार्केटिंग ही नहीं कर पा रहे, कोई आएगा सामान खरीदने? बिल्कुल नहीं आएगा, खाली बैठे रहोगे। तो यानी कि आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए। चलो जी, मार्केटिंग भी आ गई हमें। अकाउंट्स मैनेज नहीं करने आते हैं हमें, किससे कितना लिया, किसको कितना दिया, आखिरी के टाइम पे इतना बड़ा बड़ा लॉस करके बैठोगे आप लोग, तो अकाउंटिंग भी आनी जरूरी है हमें।
अब जब बिजनेस में आएगा कौन, हम बेचारे ह्यूमन बिहेवियर ही आएंगे, ह्यूमन लोग आएंगे हमारे पास। तो अब जब ह्यूमन बीइंग आएंगे हमारे पास, तो हमें उनका बिहेवियर कैरी करना आना चाहिए, बिहेवियर नोट करना आना चाहिए, उनकी साइकोलॉजी पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि बिजनेस को समझने के लिए हमें साइकोलॉजी, अकाउंटिंग, फाइनेंस ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसके डिसिप्लिन्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, ये तो हुई बात कि हमने थोड़ा सा रैंडमली पढ़ लिया, बीसीके वास्ट है, बीसीके इक्लेक्टिक है, पर एक्चुअल में ये सब चीज़ें हमें पता कैसे चलेंगी किसी बिजनेस के बारे में। तो आइए देखते हैं। किसी बिजनेस को पढ़ने के लिए उसके डोमेन को पढ़ना जरूरी है। डोमेन क्या है? डोमेन उसके टारगेट्स का नाम है, यानी कि एक्टिविटीज। हम डोमेन को कैसे कैसे देख सकते हैं? देखिए, फर्स्ट यहाँ पे मैंने डोमेन लिखा हुआ है, डोमेन के नीचे सारे उसके पॉइंट्स है कि किन किन पॉइंट्स से हम एक बिजनेस को समझ सकते हैं। उसके आगे मैंने कुछ इलस्ट्रेशंस लिखे हुए हैं आपके नॉलेज के लिए। तो डोमेन्स में आइए सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटीज। किसी बिजनेस को देख के कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, हम उसके बिजनेस की नॉलेज निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपका बिजनेस कैसा है, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्या क्या करती हैं, उसके बिहाफ पे हम देख सकते हैं कि एक बिजनेस क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। अगर हम बात करें स्केल की, स्केल मतलब किस लेवल का आपका बिजनेस है, लार्ज है, स्मॉल है, मीडियम है, किस लेवल का है। जिस लेवल का आपका बिजनेस होगा उसी लेवल की उसकी वर्किंग होगी, उसी लेवल पे वहां पर आपके एक्सपीरियंस निकल के आएंगे। चलो जी, लेवल को एक और चीजों से इंडिकेट किया जा सकता है, जियोग्राफिक इंडिकेशन के साथ। लेवल में तो ये होता है कि एक ही एरिया में आपकी दुकान छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और उससे लार्ज भी हो सकती है। जियोग्राफिक मतलब आप लोकल लेवल में है, अपने ही स्टेट में है, इंटरनेशनल लेवल पे खोल रहे हैं या नेशनल लेवल पे खोल रहे हैं, दैट इज जियोग्राफिक इंडिकेशन। उसके बाद ऑनरशिप के बेसिस पे भी आपकी कंपनीज को बाइफरकेट किया जाता है, आपके बिजनेस को बाइफरकेट किया जा सकता है। आपका बिजनेस गवर्नमेंट सेक्टर का बिजनेस हो सकता है, आपका जो बिजनेस है वो प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस हो सकता है, आपका जो बिजनेस है उसका ओनर एक सिंगल ओनर सोल प्रोप्राइटर हो सकता है। सर, आप मिलजुल कर काम कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप फर्म खोलकर काम कर सकते हैं, आप कंपनी खोलकर काम कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मार्केट के बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, आप कौन सी मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, कैपिटल को कैप्चर कर रहे हैं, लेबर इंडस्ट्री लेबर एरिया को टारगेट कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं, मार्केट कैसी है, कहाँ से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप लेकर आते हो, कहाँ पर आप सप्लाई करते हो, किस मार्केट के साथ आप टारगेट करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है आपका स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। स्टेक होल्डर का एक पॉइंट ऑनरशिप हम ऊपर कवर कर चुके हैं, ओनर्स भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स जिनका स्टेक लगा है, जो स्टेक होल्ड करते हैं कहाँ, किसी भी बिजनेस के अंदर। स्टेक कौन कौन होल्ड कर सकता है? सर, स्टेक कोई भी बंदा होल्ड कर सकता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बिजनेस में क्या हो, इंटरेस्टेड हो। बात करते हैं सबसे पहले अगर हम एंटरप्रीनियर की। एंटरप्रीनियर कौन होता है? एक बिजनेसमैन होता है जिसके पास कुछ भी नया आइडिया होता है, कोई भी नया आइडिया निकालता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना या फिर उसका सेल परचेज करना, ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि किसी टाइम पर ये जो ऑनलाइन शॉपिंग का आइडिया था, ये भी एक नया कंसेप्ट था, किसी एंटरप्रीनियर ने स्टार्ट किया था ऑनलाइन ट्रेडिंग को। तो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग एंटरप्रीनियरशिप आया, तो यानी कि जिस बंदे ने आइडिया निकाला है वो तो ऑब्वियसली उस बिजनेस में इंटरेस्टेड है ना। वो बिजनेस अप जाएगा तो एंटरप्रीनियर की ग्रोथ होगी, बिजनेस डाउन तो एंटरप्रीनियर डूब गया। ठीक है। उसके बाद उसके प्रमोटर्स कौन है, किस किस ने उसको प्रमोट किया था, उसमें अंदर उसको इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके अंदर उनका स्टेक लगा हुआ है। तो प्रमोटर्स का भी ऊपर और नीचे का ग्राफ किस पे डिपेंड करेगा, उस बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है जी। अब कस्टमर किस तरह से स्टेक होल्डर है। कस्टमर्स आपके, अब आप कस्टमर्स कोई भी हो सकते हैं। अगर आप किसी से रॉ मटेरियल किसी को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी को सप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका कस्टमर हो चुका। अब कस्टमर को आप सामान अच्छा दोगे या बुरा दोगे तो कहीं ना कहीं तो वो इंटरेस्टेड है ना, वो आपसे डायरेक्टली सामान ले रहा है, आपके ऊपर बिलीव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका स्टेक छुपा हुआ है आपकी कंपनी के अंदर। ठीक है सर। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपके इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स जिन्होंने आपकी कंपनी में आपके नाम पर पैसा लगा दिया, जिन्होंने इतना विश्वास कर लिया कि आपके ऊपर कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छी चलने वाली है, तो इन्वेस्टर्स भी कहीं ना कहीं स्टेक होल्ड करते हैं सर आपके उसमें। ऑनर्स, ऑनर्स का तो होता ही है। उसके बाद डायरेक्टर्स, अगर आप एक कंपनी की फॉर्मेट में खोल रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को, तो आपकी कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर्स कौन होते हैं सर? डायरेक्टर्स वो इंसान होते हैं जो आपकी कंपनी का डे टू डे एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का काम करते हैं। अब कंपनी खुद तो कोई काम नहीं कर सकती ना। रिलायंस की बिल्डिंग को बोलूँ मैं, चल भाई ये जो जियो की सिम है ये बेच के आ, तो रिलायंस की जो इंडस्ट्री है, जो रिलायंस की कंपनी है, वो खुद तो नहीं जा सकती। रिलायंस के अंदर जो बैठे डायरेक्टर्स है वही जाएंगे, वही लोग जाएंगे सिम बेचने के लिए, यानी कि डायरेक्टर्स ही आपके रेगुलर काम करेंगे। शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स क्या है, यानी कि एक कंपनी फॉर्मेट की अगर हम बात करूँ तो उन्होंने काफी सारे शेयर्स जो है कंपनी में इन्वेस्ट किए होते हैं, काफी सारे शेयर्स में पैसा लगवाया होता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोला जाऊँ तो शेयर होल्डर्स आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं।
ठीक है सर। उसके बाद मैनेजर्स हैं आपके, मैनेजर्स भी सैलरी लेते हैं कंपनी से, कंपनी के लिए काम करते हैं। अगर कंपनी के अप एंड डाउन से उनको बड़ा फर्क पड़ने वाला है, सेम एज एम्प्लॉयज को फर्क पड़ने वाला है, सप्लायर्स को फर्क पड़ने पा रहा है, लीगल अथॉरिटीज को बड़ा फर्क पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि आप ही को तो कंप्लाई करना है, आप नहीं कंप्लाई करोगे तो उनका फाइन बनेगा, आप कंप्लाई करोगे, उनको टाइमली उनकी फीस मिलती रहेगी, तो उन्हीं के बेनिफिट के लिए काम हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं उनका भी इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट का हमारे अंदर इंटरेस्ट रखता है क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं गवर्नमेंट के। तो ये सारे के सारे जिनका स्टेक लगा हुआ है वो सब क्या है आपके स्टेक होल्डर्स। ठीक है जी। उसके बाद क्या है आपके पास? उसके बाद है आपके पास सर फंक्शंस। फंक्शंस बोले तो एक कंपनी एक्टिविटीज तो आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए भी तो अलग अलग फंक्शंस लगेंगे। कैसे फंक्शंस लगेंगे सर? बात करते हैं, चलो देखिए कि अगर हम बात करें प्रोडक्शन फंक्शन की, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे। जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन करने के साथ क्या होगा? आपका एक्टिविटी जुड़ी हुई है, प्रोडक्शन से रिलेटेड कंप्लायंस आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद ऑपरेशनल एक्टिविटीज के अंदर अगर आप है, मार्केटिंग एक्टिविटीज के अंदर है, तो हर एक एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग आपके रूल्स जो हैं डिसाइड होते हैं। उसके बाद है फोकस। कंपनी का फोकस किस चीज के ऊपर है? क्या क्या हो सकता है फोकस उसके? कंपनी ये देखते हैं कि मैं सिंगल लाइन बिजनेस करूंगी या मैं डबल लाइन बिजनेस करूंगी, पर्टिकुलर बिजनेस करूंगी या मिक्स्ड बिजनेस करूंगी, यानी कि कंपनी का फोकस क्या है, एरिया ऑफ कंसर्न क्या है। चलो जी, एरिया ऑफ कंसर्न की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो कंसर्न क्या हो सकता है कंपनी का? आज मैं खोल तो रही हूँ बिजनेस, चलेगा या नहीं चलेगा पता नहीं, अनसर्टेनिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी, सस्टेनेबिलिटी होगा या नहीं होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या नहीं होगी। अगर उस बात करें हम मोड की, तो मोड क्या है? किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं, हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ये कैसा बिजनेस कर रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या आएंगे? मोड के अंदर आएंगे। उसके बाद है आपके अंडरलाइन डिसिप्लिन, जो हम अभी इक्लेक्टिक डिसिप्लिन पढ़ के आए हैं। यहाँ पर कुछ डिसिप्लिन को इसने स्पेसिफाइड कर दिया है, इकोनॉमिक्स, लॉज, फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये सारे के सारे क्या है आपके अंडरलाइन डिसिप्लिन हैं। चलिए जी, ये है डोमेन। अगर आपको नहीं समझ में आता है या फिर आपको कोई भी इश्यू है, कोई भी क्यूरी है इसके अंदर, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ग्रुप के अंदर मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जो डिसिप्लिन्स हैं, हम ये देखेंगे कि डिसिप्लिन्स आए कहाँ से। बीसीके की वोकैबुलरी में हम कई बार पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी वर्ड, लॉजिस्टिक्स वर्ड, बुल्स वर्ड, बियर्स वर्ड, ये 4 वर्ड्स जो है ये बहुत कॉमनली आपके बिजनेस के अंदर यूज होते हैं। चलो जी, यूज तो होते हैं ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि ये जो यूज्ड वर्ड्स हैं ये आए कहाँ से हैं। अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी की, तो स्ट्रेटेजी कहाँ से आई है सर? स्ट्रेटेजी आई है हमारे मिलिट्री से। अगर हम देखें कि जिस टाइम पर कोई भी डिसिप्लिन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो हमारी मिलिट्री क्या करती थी? क्विकली स्ट्रेटेजीज निकाल देती थी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आइए मिलिट्री को कैसे इसने चूज किया। देखिए, अगर वॉर का टाइम चल रहा है, तो मिलिट्री क्या फटाफट डिसाइड कर लेगी कौन सा ऑफिसर कहाँ जाएगा, कौन कैसे करेगा, कब फायरिंग होनी है और कब किसको अपने कॉम्पिटिटर को कैसे बीट करना है, कैसे बैटल को लड़ना है। ये स्ट्रेटेजी वहां पे क्विकली बनाई ली जाती है। कैसे बनाई जाती है, किन किन चीजों को ध्यान रखा जाता है, क्यों ध्यान रखा जाता है, कौन कौन सा एरिया कवर करना जरूरी है, ये सारे के सारे हमें मिलिट्री से सीखे। यानी कि जो स्ट्रेटेजी अगर हम पढ़ने वाले बेसिक में, तो हमने कहाँ से इवॉल्व की है सर? मिलिट्री से इवॉल्व की है। सेम एज लॉजिस्टिक्स। अगर वॉर का टाइम, मैं दोबारा लगाती हूँ आपके पास, अगर वॉर का टाइम चल रहा है और हमने अपने जो आर्मी ऑफिसर्स है, जो सोल्जर्स है, उनको अलग अलग जगह अलॉट कर दी। अलॉट करने से कुछ थोड़ी ना होता है सर, उनको वहां तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा। पहुंचाओगे कैसे आप? चलो जी, आपने सोल्जर्स अपने पहुंचा दिए, जैसे तैसे वो चले गए अपने पाँव पे, चलते रेंगते घूमते कैसे भी चले गए वो, लेकिन अब वो 3 दिन से वॉर चल रहा है, उन बेचारों को कुछ खाने के पीने का भी पहुंचाओगे, रिप्लेसमेंट भी तो करोगे। अदरवाइज एक बंदा नॉन स्टॉप कब तक लड़ाई करेगा? यानी कि उसकी रिप्लेसमेंट पहुंचाना, उसको जरूरी सामान पहुंचाना, उनको जरूरी हथियार पहुंचाना, ये सारे काम करती थी मिलिट्री। तो यानी कि मिलिट्री से हमने सीखा कि एक ट्रुप को दूसरे ट्रुप तक भेजना, उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, उनकी जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं उनको उन तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ वो सिस्टम ऑर्गेनाइज करती है, जिसे हमने नाम दिया किस चीज का? लॉजिस्टिक्स का सर। उसके बाद आ जाओ जी, 2 अप्रोच है हमारे पास, बुल्स अप्रोच एंड बियर्स अप्रोच। बुल को आपने देखा है कभी अटैक करते हुए? बुल कैसे अटैक करता है? बुल सीधा आपको उछालकर हवा में मारता है, यानी कि बुल्स क्या करेगा? आपको सीधा उठाकर मारेगा। तो बुल क्या है? एक एनिमल है। यानी कि जो बुल्स स्ट्रेटेजी हमने निकाली है, बुल्स वोकैबुलरी जो हमने निकाली है, वो कहाँ से निकाली है? किसी एनिमल से ड्राइव की है। यानी कि एनिमल से ड्राइव किया तो ये क्या हो गई? एक आपकी बायोलॉजी बेस्ड डिसिप्लिन हो गया, यानी कि एनिमल साइकोलॉजी को अटैक करता है। ये एनिमल साइकोलॉजी से निकाल कर लेके आए हैं। बुल्स का अप्रोच यूज कब किया जाता है बेसिक के टर्म्स के अंदर? जब आपको किसी मार्केट को बताना हो कि वहां पर सारे के सारे प्राइसेस अप जाने वाले हैं, यू शुड परचेज अ पर्टिकुलर स्टॉक। यानी कि जब आप बाइंग प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो वहां पर जो
टर्म यूज होता है वो आपका बुल्स टर्म यूज होता है बीसीके वोकैबुलरी के अंदर। सेम एज बियर्स, देखो अगर बियर अटैक करता है तो वो किस तरह से अटैक करता है, बियर अटैक करते टाइम आपको दबा कर मारता है, यानी कि आपको जमीन तक लाकर मारता है। जमीन तक लाना यानी कि ग्राफ कैसे जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ आपका जाने वाला है। तो यानी कि बियर अप्रोच कब दिखाएगा, बियर अप्रोच तब दिखाएगा जब मार्केट अप जाने वाली है या मार्केट डाउन आने वाली है, जब मार्केट डाउन आने वाली है। और बुल्स कब दिखाएगा, बुल्स तब दिखाएगा जब आपकी मार्केट अप जाने वाली है, यानी कि अप जाने वाली मार्केट और डाउन जाने वाली मार्केट। दो अप्रोच आपको दिखाता है कौन, एनिमल साइकोलॉजी, दैट इज बुल्स एंड बियर्स। ठीक है सर। उसके बाद है बेसिके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग, यानी कि जो बीसीके है हमारा वो क्या है, घूमता रहता है, इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग है, यानी कि इसमें चेंजेस आना बहुत ही क्या है, बहुत ही रैंडमली इसके अंदर चेंजेस आते हैं। यानी कि हमारी आईटी इंडस्ट्री है, जितनी जल्दी वो क्या इंप्रूवमेंट्स करती रहती है टेक्नोलॉजी में, उतनी ही जल्दी हमारे जो वेज हैं वो आउटडेटेड होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप सबने 24/7 का नाम सुना है, 24/7 कुछ सालों पहले 24/7 को कोई नहीं समझता था क्या है। तो ये नई टर्मिनोलॉजी आया, नया लेक्सिकॉन आया, यानी कि नई टर्मिनोलॉजी आई है। तो टाइमली नई टर्मिनोलॉजी आती रहती है। तो नई टर्मिनोलॉजी आने के कारण हमारा काम क्या वन टाइम का रह गया या रेगुलर रह गया, कॉन्टिन्यूइंग काम रह गया हमें, यानी कि हम एक बार भी पढ़ना बंद नहीं कर सकते। जिस दिन हमने पढ़ना बंद किया सर उसी दिन हमारा काम खत्म हो जाएगा। यानी कि बीसीके इवॉल्विंग है तो हमें भी क्या होना पड़ेगा, उसके साथ इवॉल्व होना पड़ेगा। बीसीके की टर्म्स डेली एक्सटेंड कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ई कॉमर्स बढ़ावा दे रहा है, सोशल मीडिया बढ़ावा दे रहा है। तो हमें भी देखना पड़ेगा कहीं ऐसा ना हो हम आउटडेटेड होकर रह जाए। अगर एक सीए होकर हम आउटडेटेड हैं तो कोई हमें ऑडिट देगा, बिल्कुल नहीं देगा सर। तो यानी कि हमें बीसीके पढ़ना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए एक बार आईसीआई की नजरों में भी देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है बीसीके की आपके चार्टेड अकाउंटेंट के लिए। हमारा आईसीआई बोलता है कि सर जो सीए लोग हैं ना वो क्या है, कस्टडियंस है, किसके, नेशंस के रिसोर्सेज के, देश के जो सोर्सेज हैं, जो देश के जो रिसोर्सेज हैं उनके कस्टोडियन की कैटेगरी उपाधि दी गई है किनको, सीएस को। तो उनको बीसीके पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। जब देश के आपको रिसोर्सेज संभालने हैं तो उनके बारे में नॉलेज भी तो होना चाहिए। तो कस्टोडियन कैसे बनाया सर, आपको रिस्पॉन्सिबल कर दिया गया। रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए किया गया, क्रेडिबल सिस्टम ऑफ ट्रूथफुल एंड फेयर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द सोसाइटीज रिसोर्सेज। सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं कहाँ डिप्लॉय हो रही हैं, कहाँ यूज हो रहे हैं, किस तरह से उनको यूज किया जा रहा है, ये सब आपको चेक करना है। यानी कि बिजनेस जब आपको बुलाएगा कि सर ये हमारे रॉ मटेरियल्स थे, इनको हमने यूज करके ये आउटपुट निकाला और ऐसे सेल किए, तो आपको चेक करना है कि क्या प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है हमारे देश के रिसोर्सेज का। तभी आपको पढ़ाया जा रहा है कि देश में रिसोर्सेज क्या हैं, किस किस तरीके से यूज किए जाते हैं। चलिए जी, उसके बाद है बिजनेस एंड कॉमर्शियल सेक्टर कंप्राइजेस अ लार्ज शेयर ऑफ देयर वर्क एरिना। यानी कि जो बीसीके हैं हमारे बिजनेस एंड कॉमर्शियल सेक्टर हैं उनके पास एक लार्ज शेयर होता है। लार्ज शेयर मतलब जो सीए का वर्क एरिना यानी कि स्पेशलाइज्ड एरिया जो है सीए का, उसके अंदर बिजनेस और कॉमर्शियल की एक लार्ज रोल प्ले करते हैं। कैसे लार्ज रोल प्ले करते हैं, जब आप एक प्रोफेशनल बन जाएंगे या फिर आप एक जॉब के अंदर जाएंगे, दोनों ही केसेस में आपको जो काम है वो टाई अप किसके साथ रहेगा, आपका कॉर्पोरेट्स के साथ या फिर किसी बिजनेस के साथ या फिर किसी भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज के साथ। ठीक है सर। ईच बिजनेस हैज इट्स ओन पेक्यूलैरिटीज। अब क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हर बिजनेस की अपनी अपनी पेक्यूलैरिटीज यानी कि अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस, अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अगर हर बिजनेस की अपनी अपनी विशेषताएं हैं तो आपको पहले विशेषताएं तो पता होनी चाहिए ना, बिजनेस क्या क्या विशेषताएं दे सकता है। एंड एसोसिएटेड वेरिएशन इन नोशंस ऑफ प्रोडक्ट, इन्वेंट्री, रिवेन्यू, प्रॉफिट एटसेट्रा। नोशंस यानी कि आपको बारीकियां पता होनी चाहिए, किसकी, प्रोडक्ट की, इन्वेंट्री की, रिवेन्यू की, प्रॉफिट की। जब तक बारीकियां नहीं पता होंगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सर ये क्या कह रहे हो, बारीकियां कैसे पता होंगी, क्या कुछ पता करना जरूरी है हमें। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, आपने मैगी खाई है कभी, बिल्कुल खाई होगी मैगी। तो अगर हम लोग मैगी का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप एक मैगी शॉप से, छोटे वाले पैकेट की बात कर रहे हैं, अगर एक शॉप से आप परचेज करके ला रहे हो मैगी, कितने रुपए की लेके आओगे, 12 रुपए की मैगी सर। ठीक है जी। अगर आप वहीं पे पास में कोई कैंटीन है, आप कहते हो कि कैंटीन वाले भैया मैगी बना दो, बना दी सर उसने मैगी, 40 रुपए में वो मैगी उसने आपको सर्व की। ठीक है जी, 40 में सर्व कर दी। आपने बोला अगली बार मेरे लिए बटर मैगी बनाना, बटर मैगी बना दी सर उसने, 60 रुपए की मैगी आपको दी। ठीक है, एक दिन आप चले गए किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में, आपने वहां अपने दोस्तों के साथ गए, देखा यहाँ पर मैगी मिलती है, आपको पुराने दिन याद आ गए, आपने मैगी ऑर्डर की, वो मैगी सर आपको मिली 490 रुपए की। ठीक है, सेम मैगी 12 से 40, 40 के बाद 60, 60 के बाद वो हो गई सीधी 490 रुपए की। क्या 5 स्टार वालों को बोल के नहीं आओगे अच्छी लूट मचा रखी है यार तुमने, 12 रुपए की मैगी 490 रुपए की हो गई, ऐसे कैसे।
तो फिर वो क्या बोलेगा, सर माफ करना आप सीए हैं लेकिन आपने शायद बीसीके पढ़ा नहीं अच्छे से। यानी कि तब आपको पता होता कि हर एक बिजनेस जो है वो वास्ट है, अलग है, डिफरेंट है। यहाँ पे हम आपको सिर्फ मैगी के चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम सर्विसेज के चार्ज कर रहे हैं। हमारा आप ओरा देखिए, हम लोगों जो आपको कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आप उस चीज को भी चेक कीजिए। तो हम लोग सारे इंक्लूसिव चार्ज ले रहे हैं, यानी कि सिर्फ फूड के चार्ज नहीं है, हमारे औरा के भी चार्जेस इसके अंदर इंक्लूड हैं। तब तो आपको पता नहीं होगा किसी चीज के नोशंस क्या हैं, किसी चीज की भावनाएं क्या हैं, तो आप प्रोडक्ट के बारे में सही आइडिया नहीं लगा पाओगे, किसी इन्वेंट्री के बारे में सही आइडिया नहीं लगा पाओगे। The chartered accountant shall be able to conduct the audit diligently, take decisions, strategies, make plans and budget। यानी कि जब आप सीए बन जाते हैं तो आपके ऊपर किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ऑडिट आपको कैसे करनी है, डिलीजेंटली, यानी कि अच्छे से देखभाल की करनी है, डिसीजंस लेनी है, स्ट्रेटेजीज बनानी है, प्लान्स बनानी है, बजट्स बनाने हैं। और ये कब कर पाओगे आप, जब आपको सब हर एक एरिया के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। यानी कि आप अपने वैल्यू को ऐड ऑन करने के लिए आपको बीसीके पढ़ना जरूरी है। बीसीके की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जनरल अवेयरेंस होनी चाहिए एक बिजनेस के बारे में कि वहां पर क्या एक्टिविटी हो रही है और क्यों हो रही है। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक टेबल है सेल्फ एश्योरेंस के लिए, सेल्फ एश्योरेंस के लिए कि आपको देखना है कि मुझे कितनी नॉलेज है बिजनेस की। अगर आपको बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप में दो कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज जिनका बैकग्राउंड कैसा है, कॉमर्स का। सेकेंड कैटेगरी इज जिनका बैकग्राउंड कैसा है, कॉमर्स नहीं है, यानी कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे वेल एंड गुड, वो ऑलरेडी बिजनेस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, फाइनेंस टर्मिनोलॉजी से अवेयर हैं, उनको जानते हैं। लेकिन वो बच्चे जो इनसे अवेयर नहीं है वो अपने आप को क्या फील ना करें, वो अपने आप को हैंडीकैप फील ना करें। क्योंकि अगर आप कॉमर्स से नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली आप साइंस से होंगे, नॉन मेड से होंगे या फिर आप आर्ट से होंगे। इफ यू आर फ्रॉम अ साइंस फील्ड, यानी कि आप टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं, उस टेक्नोलॉजी को अपना ब्रिज बनाइए, यूज कीजिए और अपने जितने भी डिफरेंट डिसिप्लिन हैं उनको कवर कीजिए। लेकिन अगर आप क्या हैं, अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आपको सब पता ही है। अगर आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप साइकोलॉजी बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाद है आपका सेकंड पॉइंट, क्या बोलते हैं कि ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास की चीजों को। ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट गाइड टू एनी सक्सेस। यानी कि ऑब्जर्व कीजिए, एक्सपीरियंसेस लीजिए। जब आपके पास ये चीजें आती हैं तो आपको हर चीजें बहुत अच्छे से क्लियरली समझ हो जाती हैं। यानी कि ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पास एक रूडियार्ड किपलिंग नाम के एक सर थे। रूडियार्ड किपलिंग ने क्या बोला, रूडियार्ड किपलिंग बोलता है कि हम हर इंसान के पास 6 ऑनेस्ट सर्वेंट्स हैं। 6 ऑनेस्ट सर्वेंट्स मतलब 6 ईमानदार नौकर। वो नौकर हमें क्या बताते हैं, वो नौकर हमें बताते हैं जो भी हमें पता है। कैसे बताते हैं, वो नौकर हैं कौन। सबसे पहला नौकर आपका व्हाट, दूसरे नंबर का नौकर व्हाई, तीसरे नंबर का नौकर व्हेन, चौथे नंबर का नौकर हाउ, पांचवा वेयर एंड छठा कौन है, हु। यानी कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसने किया, कैसे किया, ये सब अगर हमें पता है तो हमें हर चीज के बारे में नॉलेज मिलना इजी है, आराम से हमें नॉलेज मिल सकती है। ठीक है जी। उसके बाद रूडियार्ड किपलिंग की ही एक और बुक है एलिफेंट्स चाइल्ड, जहां से हम एक टर्मिनोलॉजी निकाल सकते हैं, वी मे वियर आवर लुकिंग ग्लासेस टू सेट आउट एन एक्सप्लोरेटरी जर्नी। यानी कि किसी भी चीज को देखने के लिए सिर्फ जिस तरह से वो देख रही है वही जरूरी नहीं है, आपको अपने देखने वाले ग्लासेस देखने होंगे। कहावत सुनी है हम सब ने, हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। यानी कि हम लोगों को देखना है जो भी मैटर हमारे सामने रखा हुआ है वो सही है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा, जब हम अपने 6 ऑनेस्ट सर्वेंट्स को जागरूक रखेंगे, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होगी, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, तभी तो हमारे पास लुकिंग ग्लासेस होंगे, तभी तो हम हर चीजों को देख पाएंगे अच्छे से। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या बोलते हैं नॉलेज लेने के लिए, प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट। सो प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आज के दिन में जो भी आपने सीखा उसका एक जर्नल बना लो, डेली जर्नल। रिकॉर्ड करते रहो अपनी ऑब्जर्वेशंस को, अपने रीडिंग्स को, अपने व्यूइंग्स को, अपनी लिसनिंग्स को, और उसके बाद उसके ऊपर काम करते रहो। धीरे धीरे आपके पास परफेक्शन आ जाएगी। क्लियर है। जो आपका ये वाला पॉइंट है रूडियार्ड किपलिंग, आपके पास 6 ऑनेस्ट सर्वेंट, और ये कौन कौन है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। 6 सर्वेंट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, आपको कौन से क्लासेस डालने हैं ये आपको पता होने चाहिए। एमसीक्यू के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला एरिया जो है आपका रूडियार्ड किपलिंग वाला, तो इसे प्लीज याद कर लेना। ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड जो हमारा कैटेगरी था बीसीके का, वो था आपका ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि कोई भी बिजनेस करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए किसकी जरूरत है, काम करने की जरूरत है। काम कौन करेगा, बेचारा इंसान, ह्यूमन करेगा काम। तो यानी कि आवर वेकिंग लाइफ, यानी कि हमें अपने एक्टिविटीज को कंप्लीट कर अपनी लाइफ को जीने के लिए कुछ भी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। इसीलिए हम डिक्टोमाइज करते हैं। डिक्टोमाइज मतलब बाइफरकेट करते हैं अपनी एक्टिविटीज को बिटवीन वर्क एंड प्ले।
यहाँ पर जो टर्म यूज है आपकी वर्क एंड प्ले, मैंने आपकी बुक से, आपके मॉड्यूल से ये सारी लैंग्वेजेस उठाई हैं, तो प्लीज जो लैंग्वेजेस मैंने बोल्ड की हैं या जो मैं बोलूंगी उसको एज इट इज आप रिकॉर्ड करके रखना, एज इट इज आप राइट करके रखना, क्योंकि एमसीक्यू में आपकी बुकिश लैंग्वेज की आपके काम आने वाली है। क्लियर है? तो डिक्टोमाइज यानी कि ग्रुपिंग करना, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपिंग, दो सेपरेट ग्रुप बनाना, किसके बीच में? वर्क एंड प्ले के बीच में। वर्क मतलब काम, काम मतलब इकोनॉमी, प्ले खेलना, अपने मजे के लिए करना, यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो जनरली डेफिनेशन क्या है? व्हेन वी डू टू अर्न अ लिविंग कंप्राइजेज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि अगर हम अपनी लिविंग, आजीविका कमाने के लिए कोई काम करते हैं तो वो काम क्या है हमारा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन वहीं पर अगर हम आजीविका कमाने के लिए काम नहीं करते, अपने मजे के लिए काम कर रहे हैं, तो वो सब क्या है? हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और किस तरीके से बोला जा सकता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिस्टिंग्विशेबल मेयरली बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइवलीहुड मोटिव। यहाँ पर सिर्फ एक ही मोटिव होता है, आजीविका कमाना। लेकिन दूसरी तरफ नॉन इकोनॉमिक में क्या क्या हमारे मोटिव हो सकते हैं? उसमें मोटिव हो सकता है अफेक्शन, लव, कंसर्न फॉर फेलो बीइंग, पैशन, फैमिली, हॉबी, सोशल कॉज। मुझे तो अच्छा लगता है कोई काम करना, मैं इसीलिए करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुकिंग पसंद है, मैं इसीलिए कुकिंग कर रही हूँ, तो ये मेरी कैसी एक्टिविटी है? नॉन एक्टिविटी। लेकिन मैं एक शेफ हूँ, मैं होटल में काम करती हूँ, शेफ हूँ मैं वहाँ की, तो वहाँ पर अगर मैं खाना बना रही हूँ तो दैट इज नॉट माई हॉबी, दैट इज माई लाइवलीहुड मोटिव। मैं वहाँ पर पैसे कमाने के लिए काम कर रही हूँ, अपनी आजीविका कमाने के लिए खाना बना रही हूँ, तो वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर कवर होगा। तो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकती हूँ कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो रेशनैलिटी के ऊपर बेस्ड है। मैं क्यों करूँ ये काम, बदले में मुझे क्या मिलेगा, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट का फैक्टर आ जाता है, जहाँ पर वो क्या होती हैं आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? वो इमोशनल एक्टिविटीज है, जब हम सेंटीमेंट्स के साथ काम करते हैं, एल्ट्रिज्म के साथ काम करते हैं। एल्ट्रिज्म मतलब फीलिंग ऑफ वेलफेयर, वेलफेयर मतलब दूसरे के लिए कुछ करना, यानी कि अगर आपने ऑर्फनेज में जाकर आपने कुछ काम किया है या फिर आपको बहुत अच्छा लगता है डिपेंडेंट लोगों की हेल्प करना, तो उस टाइम आपका एल्ट्रिज्म है। एल्ट्रिज्म मतलब आप वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, सोसाइटी का भला करने के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करते हैं। तो वो सब क्या है आपकी? वो सब आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर कवर होने वाला है। चलिए, तो ह्यूमन एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कवर करते हैं हम। क्लियर है? चलिए जी, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इन शॉर्ट अगर हम बोले तो तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। बिजनेस कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। इन तीनों टर्म्स को ही हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर। तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या है, कैसे कैसे बाइफर्केटेड है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की एक डेफिनेशन तो हम भी पढ़ के आए हैं, जिसका इकलौता पर्पस क्या है? अपनी आजीविका कमाना, लाइवलीहुड कमाना। तो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमें जो पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? सर हमारी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज मतलब वो हमें इनकम लाकर देती हैं। अब इनकम तो लाकर देती हैं, इनकम लाने के भी काफी तरीके हो सकते हैं। वो तीन तरह से हमें इनकम दे सकती हैं। पहली इनकम इज अर्न्ड इनकम, दूसरी इनकम इज प्रॉपर्टी इनकम और तीसरी इनकम इज अदर इनकम। यानी कि अर्न्ड इनकम की अगर हम बात करें तो अर्न्ड इनकम क्या है? जो हमने अपने पसीने से कमाई है। पसीने से मतलब अपना दिमाग लगाकर या फिर अपना हार्डवर्क करके जो इनकम हमने कमाई है, दैट इज अर्न्ड इनकम। प्रॉपर्टी इनकम मतलब प्रॉपर्टी, आपका घर पड़ा है, आपने अपनी अर्न्ड इनकम से अपना घर बना के रखा, अब वो घर किराए पे चढ़ा दिया, उस घर से क्या आ रहा है? किराया आ रहा है। किराया भी आपकी क्या है? उस टाइम पे इनकम है। वो जो रेंट आप रिसीव कर रहे हो, दैट इज अर्निंग फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी। यानी कि वो जो रेंट है वो रिसीव कहाँ से हुआ? रिसीव फ्रॉम अदर प्रॉपर्टी। तो इसीलिए वो इनकम कैसी है आपकी? प्रॉपर्टी इनकम। एंड अदर इनकम मतलब स्पेयर पैसा पड़ा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है आपका, दैट इज योर अदर इनकम। ठीक है सर? तो अदर इनकम आपका यहाँ पर आपकी इनकम तीन कैटेगरीज में बाइफर्केटेड है। क्लियर है? अर्न्ड इनकम, प्रॉपर्टी इनकम एंड अदर इनकम। अर्न्ड इनकम बोले तो इनकम अर्न्ड फ्रॉम इंटेलेक्ट एंड स्वेट। इंटेलेक्ट एंड स्वेट मतलब आपका दिमाग लगा या फिर आपका पसीना लगा। अगर आप लेबर क्लास भी हैं तो भी आप इनकम अर्न करके आ रहे हैं। अगर आप एक ऑफिसर क्लास के लोग हैं तो अपना इंटेलेक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन इनकम क्या कर रही हैं? अर्न कर रही हैं। से क्लियर है? उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपका? इनकम इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। जब आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो तब कुछ प्रोडक्टिव काम करते हो, कुछ प्रोड्यूस करते हो। अब सर फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोफेशन के अंदर हूँ, मैं एक टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हूँ, क्या मैं कुछ प्रोडक्टिव काम कर रही हूँ? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको टीच कर रही हूँ, मैं कुछ कंसेप्ट्स लेकर आई हूँ, तो ये भी एक तरह का प्रोडक्शन है। यानी कि जो लिखी हुई शब्द है उनको किसी और
माला में पिरोना यानी कि अपने लिखे हुए शब्दों को समझाना, दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्शन। अगर आप आलू से चिप्स बना रहे हैं, लेस का पैकेट देखा है, तो वहां पर वो आलू को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, चिप्स के अंदर कन्वर्ट करता है, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्शन। यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज आती है कहीं ना कहीं उसमें प्रोडक्शन है। अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें, आर्ट एंड क्राफ्ट की मार्केट में भी वो प्लेन पेपर को तोड़ मरोड़ कर क्या कुछ सुंदर सा बना देते हैं आइटम, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्टिव एक्शन, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर हमेशा ही एक सिंपल चीज को कन्वर्ट किया जाएगा दूसरी चीज के अंदर, दैट इज प्रोडक्टिव। ठीक है सर। उसके बाद है कंजम्पशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये बड़ा मजेदार है। कंजम्पशन मतलब हम अपने मजे के लिए कंज्यूम कर रहे हैं किसी चीज को, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो कैसे सर? ये डायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर है। कैसे समझते हैं हम इसको? कंजम्पशन क्या करता है, मुझे आज पिज्जा खाने का बड़ा मन कर रहा है, ठीक है सर, पिज्जा खाना है मुझे, तो यानी कि अब मैं अपनी खुशी से पिज्जा खाऊंगी, उसके लिए मुझे पैसे मिलेंगे या मुझे पैसे देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे तो वो क्या हो गया मेरे लिए? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया ना। मैं तो कुछ कमा नहीं रही हूँ, कमा तो सामने वाला रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं मेरी डिमांड जनरेट करने से, मेरे कंजम्पशन से अगर किसी दूसरे का भला हो रहा है, कोई दूसरा अपनी लाइवलीहुड कमा रहा है, तो उस दूसरे बंदे के लिए तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई ना। तो कंजम्पशन लीड्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। दिस पॉइंट कैन बी रीड एज फॉलोज, द कंजम्पशन लीड्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कंजम्पशन क्या जनरेट करेगी सर? अगर आपको कुछ भी कंज्यूम करने का मन कर रहा है तो आप मार्केट में जाके उसे ढूंढोगे, मार्केट में उसकी क्या रेज करोगे आप? डिमांड। जब मार्केट में डिमांड आती है ना, तो उसको सप्लाई करने के लिए आपके पास सप्लायर्स भी आता है। जब डिमांड को सप्लाई करने के लिए आपके पास जब सप्लायर्स आएंगे, तो वो क्या क्रिएट करेंगे? अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यानी कि कंजम्पशन भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो कंजम्पशन इनडायरेक्टली किसको लीड करती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। ठीक है जी। अब ये सारे काम आपने कर लिए, प्रोडक्शन कर लिया, कंजम्पशन कर लिया, उसके बाद पैसा बच गया। तो पैसा क्या बोलता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलती है उस पैसे को रखना नहीं, क्योंकि इनकम में अंत क्या था? अदर इनकम भी इंक्लूड है। तो उस पैसे को रखना नहीं तो क्या करेंगे? हम उसको सेविंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी वेल्थ जनरेट करेंगे। वेल्थ जनरेट होगी तो प्रॉपर्टी इनकम आएगी, इन्वेस्टमेंट जाएगी तो अदर इनकम आएगी, और हम काम करेंगे तो हमारी अर्नड इनकम आएगी। यानी कि इसकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो आपको कंबाइंडली ही समझना पड़ेगा। ठीक है, ये था हमारा थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में। जो आज का जो चैप्टर था फर्स्ट बीसीके एंड इंट्रोडक्शन का एक ओवरव्यू था इस कंसेप्ट के बारे में कि क्या आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया है, और अगर नहीं समझ में आया तो आप ग्रुप के अंदर या फिर मुझे कॉल करके अपने डाउट्स ले सकते हैं। और इसी के साथ ही लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।